Okay, recording starting. So yes, we will discuss about the progression of the AI domain. So AI को हमने categorize किया in the terms of ML and DL, machine learning and deep learning. And deep learning के बाद we are talking about the Gen AI models, like a Chat GPT. और जो जितने Gen AI models हैं वो आपके LLM models के ऊपर based हैं. LLM is a large language models. जिसके ऊपर लार्ज लैंग्वेज क्यों बोला गया है, इसके ऊपर जो डेटा सेट आपने यूज किया है अपने चैट जीपीटी टाइप मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, वो बहुत बड़ा डेटा सेट है. उसके अंदर बहुत सारा डेटा यूज हुआ. दैट इज व्हाई इट इज नोन विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. अब आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या जनरेटिव एआई सीखने से पहले आपको मशीन लर्निंग सीखनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एमएल के एल्गोरिथम पे वर्क नहीं करोगे तो यू कैन नॉट रीड टू द डायरेक्टली टू द जेन एआई मॉडल्स, राइट. अब जो एमएल मॉडल्स हैं वो बेसिकली टेक्सटुअल डेटा के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम होती है, तो आपको जीपीयू सीपीयू से काम चल जाता है. बट अगर आपके पास जो डेटा है वो टेक्सटुअल ना होके, वो अगर डेटा आपका इमेजेस का है या वीडियोस का है, तो डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और वीडियोस का जो डेटा है, अगर इस तरह का डेटा सेट आपके पास है तो आप उसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं लगाते हो. क्योंकि लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर लगा नहीं सकते, लेकिन इस तरह के डेटा के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो आपका बहुत लेट रिजल्ट आएगा, और जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत लो होगी. तो एक्यूरेसी वाइज भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत खराब आएगा. और सीपीयू की वजह से, क्योंकि डेटा सेट आपका इतना बड़ा है, तो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर है दैट इज नॉट इनफ टू प्रोसेस दिस इमेज एंड वीडियो डेटा. तो इस पे आपके पास एमएल एल्गोरिथम फेल कर जाती है. तो उसके बाद आप यूज करते हो डीप लर्निंग एल्गोरिथम. नाउ नेक्स्ट इज अ डीप लर्निंग, दैट इज अ डीएल. जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम है वो बेसिकली डिजाइंड है इस तरह के डेटा सेट के लिए जो आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा है, लाइक इमेजेस डेटा, वीडियोस डेटा. अब डीप लर्निंग एल्गोरिथम बहुत बड़ी है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए आपको सीपीयू नहीं, आपको जीपीयू चाहिए होते हैं. तो अगर मैं जीपीयू बात करूं, जीपीयू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ अ सीपीयू, जिसके ऊपर आप लगा लो कि 4-5 सीपीयू को इकट्ठा जोड़ के आप एक सीपीयू बनाते, जीपीयू बनाते हो. ठीक है. अब तो मार्केट के अंदर टीपीयूज भी आ गए. अगर आपके पास डेटा सेट और भी ज्यादा लार्ज है देन यू विल गो फॉर द टीपीयू. ठीक है. तो आप क्या करते हो, एमएल से टेक्सटुअल डेटा के ऊपर काम करते हो, सो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट. बट व्हेन द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड द वीडियोस देन यू विल गो विद द डीप लर्निंग कंसेप्ट, राइट. तो डीप लर्निंग के कंसेप्ट रीड करने के बाद देन यू विल गो विद द एलएलएम मॉडल्स लाइक अ जेन एआई मॉडल. फिर आप उसको जेन एआई मॉडल्स को ट्रेन करना, उसको कैसे यूज करना, कैसे बनाना, उसकी कौन कौन सी एपीआई को आप हिट करके अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो. दैट यू हैव ऑल लर्न अबाउट द जनरेटिव एआई मॉडल्स. ठीक है. तो इस तरह का जो आपका फ्लो रहता है आपका एआई को सीखने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी लर्न अबाउट द मशीन लर्निंग, देन गो फॉर द डीप लर्निंग, देन गो फॉर द जनरेटिव एआई मॉडल्स. ठीक है. जनरेटिव एआई में भी अब हम बात कर रहे हैं, हम एआई एजेंट्स क्रिएट कर रहे हैं. अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, दो टर्म्स आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेड है कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं और एजेंटिंग एआई क्या है. दीज आर द टू टर्म्स दैट इज फ्लोटिंग इनटू द मार्केट. एआई एजेंट्स क्या है और एजेंटिंग एआई क्या है. लिखा नहीं जा रहा है ऐसे आज ना, राइटिंग पैड नहीं है मेरे पास, नहीं तो राइटिंग पैड से अच्छा लिखा जाता है. So we'll do on writing pad by tomorrow because I'm on leave today. AI agents और एजेंटिंग एआई. ये दो टर्म्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर से. एआई एजेंट्स क्या हैं, जो आपके एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं, लाइक आपके चैट बोट्स जो हैं वो आपके क्या हैं, एआई एजेंट्स हैं. जो आपके चैट बोट्स हैं, चैट बोट्स कैसे वर्क करते हैं. आप चैट बोट को अपनी क्वेरी देते हो और आपका क्वेरी को वो सोल्यूशन बताता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक मोबाइल फोन परचेज करना है, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी परचेज करना है आपको, तो आपको आइडिया नहीं है कि किस पर्टिकुलर वेबसाइट के पे जाके आप मोबाइल ऑर्डर कर सकते हो. तो आप क्या करते हो, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हो कि सजेस्ट मी द वेबसाइट वेयर द सैमसंग का जो मोबाइल है गैलेक्सी वो आपको चाहिए, उसके लिए कौन सी पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हो. तो ठीक है, चैट जीपीटी आप प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको एक रिवर्ट बैक देता है, वो बहुत सारी वेबसाइट डिस्प्ले कर देता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट,
वट एवर विद द साइट्स जहाँ से आप अपने मोबाइल परचेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप उसको क्या देते हो कि अब इन सारी वेबसाइट में से सबसे वेबसाइट के जो सबसे बेस्ट प्राइस रेट है इस पर्टिकुलर उसका, उसको फिल्टर आउट करके दो, तो उसके वो 5-4 आपकी वेबसाइट फिल्टर आउट करके आपको दे देता है। उसके बाद आप उसके अंदर और जा सकते हो, डीपली जा सकते हो, उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो अपने चैट बोट से, यानी कि अपने चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी या एआई एजेंट्स कैसे वर्क करता है कि जो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसके ऊपर आपको आंसर कर रहा है वो, ठीक है, वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा। लेकिन अगर मैं एजेंटिंग एआई की बात करूं, एजेंटिंग एआई जो है आपका वो ऑटोनोमस सिस्टम पे वर्क करता है, वो खुद के डिसीजंस लेता है। दैट इज ऑटोनोमस सिस्टम पे वर्क करता है कि आपने अब इसको प्रॉम्प्ट दिया एजेंटिंग एआई पे कि मुझे सैमसंग गैलेक्सी का मोबाइल परचेज करना है, इतनी रेंज में होना चाहिए, और इसको मेरे को ऑर्डर करके मेरे कार्ड में ऐड करो, इसका ऑर्डर प्लेस कर दो। आपने सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। अब क्या करेगा एजेंटिंग एआई, क्या करेगा, उससे सेल्फ डिसीजन लेगा। सबसे पहले वो बहुत सारी वेबसाइट खोजेगा जहाँ जहाँ पे ये मोबाइल अवेलेबल है, उसमें से वो प्राइसिंग को मैच करेगा, जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएगा, वहां से परचेज ऑर्डर करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, पेमेंट कर देगा आपके क्रेडिट कार्ड से जो लिंक्ड होगा, और आपका मोबाइल घर डिलीवर हो जाएगा। यानी कि सिंगल प्रॉम्प्ट में आपके एजेंटिंग ए ने क्या किया कि ऑटोनोमस सिस्टम खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट किया कि ये पर्टिकुलर जो मोबाइल है ये बेस्ट प्राइस पे अमेजन पे मिल रहा है, तो उसने वहां से ऑर्डर करके आपके घर पे डिलीवर कर दिया। आपको उसको बार बार बताना नहीं पड़ा कि अब ये स्टेप एग्जीक्यूट करो, अब ये स्टेप एग्जीक्यूट करो, अब ये स्टेप एग्जीक्यूट करो, राइट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल एजेंटिंग एआई का ऑटोनोमस ऑटोनोमस मोड का यही रहता है, जो मेरे को सबसे बेस्ट देने में लगता है कि अगर हम रामायण की बात करें, तो रामायण के अंदर कैरेक्टर हमारे पे राम जी, हनुमान जी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जब सीता माता को रावण उठा के ले गया था, तो उसके बाद जो राम जी उनको सर्च करने के लिए निकले, तो उन्होंने उनको रास्ते में हनुमान जी मिले। हनुमान जी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि ये अंगूठी लो और सीता को बता देना कि मैं आने वाला हूँ ऐसे ऐसे, और जल्दी ले जाऊंगा तुम्हें। एक उन्होंने बस एक सिंपल सा मैसेज दिया। उन्होंने हनुमान जी को ये नहीं बताया कि कौन से रास्ते से जाना है, कौन से हडल्स आएंगे तुम्हारे रास्ते में। दैट इज ऑल अंडरस्टूड बाय द हनुमान जी, ठीक है। अब हनुमान जी वहां से चले, ठीक है। रास्ते में समुद्र ने उनको डिस्टर्ब किया, उनसे लड़ाइयाँ करी, फिर वो लंका पहुंचे। लंका में इतना बड़ा उनके द्वार पे लोग खड़े थे, उन्होंने अपने रूप को छोटा किया, अंदर घुसे, आग लगाई पूरी लंका के अंदर, ये सारा काम किया, और लास्ट में सीता माता को रिंग दी उन्होंने, और आने के बाद राम जी को बताया। तो ये कहने का मतलब ये कि एजेंटिंग एआई ऑटोनोमस पे काम करता है, उसको बार बार आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को राम जी ने बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि आप ऐसा 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 करो। उन्होंने बोला कि ये रिंग दो, जाओ सीता के पास, तो बोलो मैं आ जाऊंगा लेने के लिए, बस इतना सा मैसेज दिया उन्होंने। ये सारा काम ऑटोनोमस में हनुमान जी ने खुद से किया। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एजेंटिंग एआई, ठीक है। लेकिन एआई एजेंट्स में आपको एक एक इंस्ट्रक्शन उसको बतानी पड़ती है, किस इंस्ट्रक्शन के बाद आपका अगला एग्जाम्पल क्या होगा, अगला प्रॉम्प्ट क्या होगा, उससे अगला प्रॉम्प्ट क्या होगा। ऑल्दो वो काम वैसा ही करेगा, लेकिन उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन उसको देनी पड़ेंगी, वो ऑटोनोमस में वर्क नहीं करेगा। ऑटोमेटिक आपके कंटेंट को प्रोसेस नहीं करेगा, वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा, ठीक है। वो डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये काम आपको करवा के देखना है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आजकल पॉपुलर हैं, तो आप अपने खुद के एआई एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, और आप एजेंटिंग एआई के साथ भी वर्क कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द कि हम ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी डेटा साइंस मशीन लर्निंग की, इसको करने का पर्पस क्या है, सो दैट कि इफ यू आर इनटू द मार्केट, अगर आप मार्केट में उतरोगे, तो यू हैव टू बी गुड नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड द जनरेटिव एआई, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके अंदर एआई के अंदर फील्ड है जहाँ पे अपना करियर बना सकते हो, लाइक कंप्यूटर विजन इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक, कि जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के बाद उसके ऊपर अपने डिसीजन लेते हो, राइट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आजकल अपने कंप्यूटर विजन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे बन रहे हैं, राइट। तो बहुत सारा काम है जो एक ही फील्ड में आप अपना कर सकते हैं, बट मेक श्योर ये करना है कि आपको सबसे पहले मशीन लर्निंग के बेसिक्स पता होने चाहिए। अब मशीन लर्निंग मॉडल से पहले भी आपको डेटा साइंस के बारे में पता होना चाहिए, कि क्योंकि आप मशीन लर्निंग पे आप तभी काम कर पाओगे जब आपको डेटा की नॉलेज होगी, राइट। बेसिकली जो मशीन को आप लर्न करवा रहे हो, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन अगर आप देखो, तो मशीन क्या कर रही है, खुद से लर्न कर रही है, उसके बाद वो डिसीजन ले पा रही है आपके लिए, है ना। मशीन लर्निंग को आप ह्यूमन लर्निंग से देखो कैसे कनेक्ट कर सकते हो। हम इंसान जो है कैसे सीखते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, है ना। हम डेली डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर हमने फर्स्ट टाइम किसी कैट या डॉग को देखा है, तो अगर हमने उसको एक बार देख लिया, तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में कैप्चर होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब उसी तरह की सिमिलर हम किसी कैट या डॉग को देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये कैट है, ये डॉग है। वो हमें फर्स्ट टाइम कैसे पता लगा था कि हमने फर्स्ट टाइम जब कैट को देखा था, तो हमारे दिमाग ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये कैट है, और दूसरे जो ऑब्जेक्ट है वो डॉग है। तो अब सेकंड टाइम जब सेम
तरह का एनिमल हमारे आगे आएगा तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हाँ ये तो कैट है और ये डॉग है। दिस इज हाउ आवर माइंड इज वर्क। इन द सिमिलर वे आप अपने मॉडल्स को, मशीन को भी ऐसे ट्रेन करते हैं सो दैट कि मशीन आपकी सोच सके। और मशीन कैसे सोचेगी, जब आप उसको बहुत सारी इमेजेस का डाटा फीड करवाओगे। आपने बताया कि ये कैट है, कैट की आपने उसको 100 इमेजेस दिखाई कि ये भी कैट होती है, ये भी कैट होती है, ये भी कैट होती है। आपकी मशीन ने लर्न कर लिया कि आओ दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्पीशीज जो कैट है। अब आप उसको जब एक नई इमेज दोगे तो वो आपको बता सकती है कि ये वाली जो आपने इमेज उसे दी है वो कैट है या कोई और है। ठीक है, तो अगर उसने बोला कैट है तो उसने सही आंसर इसलिए दिया क्योंकि आपने उसको डेटा फीड करवाया था बहुत सारा। और वो डेटा सारा क्या था कि डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी कैट्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो सारे डेटा आपने मशीन को दिया, मशीन ने लर्न किया। लर्निंग के बेस पे अब आपने जो उससे डिसीजंस करवाया, प्रिडिक्शन करवाई। ठीक है, दिस इज हाउ द मशीन गोना बी लर्न एंड प्रिडिक्ट। तो उससे पहले, मशीन लर्निंग से पहले आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मशीन लर्निंग मॉडल से पहले आपको डेटा साइंस पता होना चाहिए। अगर ये एक एमएल मॉडल है, ये आपने इसको इनपुट दिया, उसके बेस पे उसने कुछ आउटपुट प्रिडिक्ट करके दिया आपको। ठीक है, अब ये इनपुट के बेस पे आउटपुट प्रिडिक्शन कर रहा है। आपकी प्रिडिक्शन कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास जो डेटा आपने फीड किया, दिस इज अ डेटा। ये जो डेटा है इसके बेस पे उसने डिसीजन लिया कि आपने डेटा के फॉर्म में क्या दिया, कि आपने यहाँ पे हंड्रेड्स कैट की इमेजेस दे दी उसको। दिस इज योर इनपुट डेटा। ठीक है, अब मॉडल ने क्या किया, इस 100 कैट की इमेजेस को लर्न किया कि अच्छा ये भी कैट होती है, ये भी कैट होती है, ये भी कैट होती है। अब आपने क्या किया, आप अपने एक नई कैट की इमेज दिखाई अपने मशीन लर्निंग मॉडल को। आपने एक इमेज दिखाई और आपके मॉडल ने आउटपुट दी कि वो एक कैट है, दिस इज कैट और नॉट। तो वो आपको बता रहा है कि ये जो आपने इमेज उसको दिखाई है क्या वो कैट की इमेज है या किसी और की इमेज है। अगर वो बोल रहा कैट की इमेज है तो उसको कैसे पता लगे कैट की इमेज है? क्योंकि उसने ये डेटा से लर्न किया। ये जो डेटा आपने इनपुट कराया था उसने उसने लर्न किया कि ये इस तरह की जो इमेजेस होती हैं वो कैट की इमेजेस होती हैं। तो अगर वो बता पा रहा है कि नई जो इमेज आप दे रहे हो कि वो कैट है या डॉग है, और अगर वो बोल रहा कि कैट है, इसका मतलब उसने लर्न किया प्रीवियस डेटा के ऊपर से, तभी वो बता पा रहा है कि दिस इज अ कैट। ठीक है, तो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को सीखने से पहले आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा डेटा के ऊपर। तो दैट इज वाई ये जो नई फील्ड मार्केट में चली है डेटा साइंस के नाम से, वो इतनी पॉपुलर है क्योंकि वो आपको डेटा के बारे में बताती है। अगर आप जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको डेटा के बारे में जानने को मिलेगा कि डेटा किस तरीके का होता है। अगर मैं जॉब प्रोफाइल्स की बात करूं कि कंपनीज में कितने तरीके की जॉब्स होती हैं, ये कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल में आपको जॉब मिलती है, सबसे पहले जो जॉब होती है वो होती है डेटा इंजीनियर की जॉब। द फर्स्ट जॉब इज योर डेटा इंजीनियर। मैं एक मिनट वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, वहाँ पे लिखना आसान रहेगा। द फर्स्ट जॉब इज योर डेटा इंजीनियर जॉब। ठीक है, जो सेकंड जॉब होती है, सेकंड जो जॉब प्रोफाइल होती है वो होती है आपकी डेटा एनालिस्ट। थर्ड जो होती है प्रोफाइल, डेटा साइंटिस्ट। ये तीन तरह की कंपनीज में आपको प्रोफाइल ऑफर होती हैं जब आप किसी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के इंटरव्यूज के लिए जाते हो। तो डेटा इंजीनियर का जो वर्क होता है वो क्या होता है बेसिकली, वो डेटा को गैदरिंग करना होता है, डेटा गैदर। ठीक है, अब डेटा गैदर कहाँ कहाँ से हो सकता है, अब वो डेटा को लाने के कौन कौन से सोर्सेज हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। अब डेटा की अगर मैं गैदरिंग की बात करूँ तो यू कैन गैदर योर डेटा फ्रॉम, आप कोई सर्वे करवा सकते हो, सर्वे से डेटा ले सकते हो, किसी डेटा बेस से आप डेटा ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की एपीआई से डेटा हिट करवा सकते हो, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर डेटा वेबसाइट पे जाके उसके डेटा को स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट वे जहाँ से आप डेटा को आप लेके आ सकते हो। ऑल्दो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम एक वेबसाइट है कैगल के नाम से, वहीं पे बने बनाए डेटा सेट आपको मिल जाते हैं, आप उसको जनरली वहीं से यूज करते हो। बट यस, रियल टाइम में आपको कोई भी कैगल का डेटा नहीं मिलता, आपको डेटा खुद लेके आना पड़ता है। तो ये जो जॉब होती है वो डेटा इंजीनियर की जॉब होती है कि डेटा को लेके आना है। ठीक है, वो कौन कौन से सोर्सेज से लेके आएगा और उस डेटा को स्टोर करना है। जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। डेटा डेटा वेयर हाउस वो एक स्टोर है जहाँ पे आपने सारा डेटा कलेक्ट करके रखा है। तो ये जो काम होता है डेटा इंजीनियर्स का काम होता है। डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है?
कि अब जो डेटा आपके पास आ गया उस डेटा की क्लीनिंग करना। डेटा क्लीनिंग का मतलब ये है कि जो डेटा आपके पास है, पहले तो देखो डेटा कितने तरीके से होता है। डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैन बी ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। द डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो किस तरह का होता है? द स्ट्रक्चर्ड डेटा इज ऑफ टेबल्स की फॉर्म में जो होता है आपका। टेबल्स में क्या होती हैं? रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। जैसे आपकी एक्सेल शीट का डेटा है, अगर आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है एक्सेल शीट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है आपका, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, ये उसके मार्क्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए, रोल नंबर 3, मार्क्स 50। ऐसे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट का नाम आर है, रोल नंबर 5 है, मार्क्स उसके 60 या 80 समथिंग। तो इस तरह का जो डेटा है आपका, ये स्ट्रक्चर डेटा है। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब है आपको यहाँ पे पता लग रहा है क्लियर कि आपके पास 3 कॉलम है डेटा के अंदर। जो फर्स्ट कॉलम है वो आपके सारे नेम्स हैं, सेकंड के अंदर आपके सारे रोल नंबर हैं, और थर्ड के अंदर आपके सारे क्या है? मार्क्स हैं। इसमें 2-3 एंट्री और करा लेते हैं सो दैट कि आपको डेटा क्लीनिंग भी पता लग जाए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया, दैट इज अ स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेशन के अंदर है कि आपके पास रोज एंड कॉलम है, जिसके अंदर जो आपके 3 कॉलम है उसके अंदर स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर, उसके मार्क्स है। और जो रोज है उसके अंदर स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड है। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर ए स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जिसके रोल नंबर 3 है और उसका नाम ए है, तो उसके कितने मार्क्स है, तो मैं इजीली फेच कर सकता हूँ कि इसके मार्क्स 50 है। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर डेटा, जहाँ पे आपके पास डेटा बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? जो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं आपका जो इमेजेस का डेटा होता है। अगर आप किसी इमेज को डाउनलोड करो और उसके ऊपर अपना मशीन लर्निंग मॉडल चलाओ, तो सबसे पहले इमेज डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होती है, उसको आपको पिक्सल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपका इमेज डेटा है, या जो आप गूगल पे जाके या अमेजन पे जाके रिव्यूज लिखते हो, जो आपने रिव्यूज लिखे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो भी क्या आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि जो लोग हैं वो किसी तरह का नोटेशन यूज कर रहे हैं, कोई लोग किसी तरह का नोटेशन यूज कर रहे हैं रिव्यूज लिखने के लिए। ठीक है, तो उस डेटा को पहले आपको क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। दैट इज नॉट विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अगर आपके पास जो डेटा जब आप स्क्रैप कर रहे हो या डेटा गैदर कर रहे हो, तो सारा का सारा डेटा आपके पास जो आएगा वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा इनिशियली। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि वो अनक्लीन डेटा होगा। अनक्लीन डेटा, अनक्लीन डेटा से क्या मतलब है कि आपके पास, अगर मैं एग्जांपल दूं अनक्लीन डेटा का, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये डेटा है और इसके अंदर से आपको डेटा क्लीनिंग करनी है। डेटा क्लीनिंग का मतलब ये है कि आपके डेटा के अंदर सबसे पहले तो कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिसिंग वैल्यू से क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी एंट्री मिसिंग होगी। अगर आपके पास कोई भी एंट्री मिसिंग होगी और ये डेटा आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देते हो, तो मशीन तो कैसे पता लगेगा कि जो स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 9 है उसके मार्क्स कितने थे? क्योंकि आपने मार्क्स मेंशन ही नहीं किए। तो मशीन ने लर्न ही नहीं किया कि इस सिनारियो के अंदर जिसका रोल नंबर 9 है तो उसके मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, तो मशीन अगर इस पैटर्न को लर्न नहीं कर पाएगी तो वो डिसीजन लेने में एक्यूरेट नहीं होगी, जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। जिसका मतलब है कि आपके डेटा के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपके डेटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी डुप्लीकेट रो है आपकी में, तो आप इसको भी क्या करते हो? डिलीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास के नाम की 2 एंट्री है, तो इसका मतलब मशीन आपको क्या कर रहा है? 2 बार ही लर्न कर रहा है, विच इज ऑल्सो इन इनएक्यूरेट वे। सारे लोग यार एक साथ ज्वाइन किया करो, एक एक करके मत ज्वाइन किया करो। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि डेटा क्लीनिंग से क्या मतलब है। तो ये जो डेटा आपके पास अनक्लीन डेटा बोलते हैं इसको। अगर आपके पास इसके अंदर डुप्लीकेट रोज हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं, है ना,
कोई आपके पास जो इनपुट पैरामीटर है जो आपके डेटा से इररिलेवेंट है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम को भी यहाँ से हटा दो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक कॉलम होता टेम्परेचर करके, आपके पास डेटा सेट है जिसके अंदर आपने आपके इसके अंदर एक टेम्परेचर करके कॉलम है जिसकी वैल्यूज हैं 40, 45, ठीक है, 60, 45, 30, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डेटा है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर पूरे डेटा सेट को एनालाइज करो तो इसके अंदर जो रेलिवेंसी है टेम्परेचर की, इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो कभी भी बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। तो टेम्परेचर इज इररिलेवेंट कॉलम इन योर डेटा सेट। अगर आप इस तरह का पूरा डेटा सेट अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देते हो तो जो मशीन है वो टेम्परेचर को भी लर्न करना स्टार्ट कर देती है। ऑल्दो टेम्परेचर इज नॉट अ वैलिड पैरामीटर इन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। अगर मैं स्टूडेंट का डेटा सेट बना रहा तो उसके अंदर जो टेम्परेचर नाम का कॉलम है वो एक वैलिड नहीं है, तो ये इनवैलिड कॉलम है। तो आप जब डेटा क्लीन करते हो तो आप अपने क्या करते हो, ऐसे ऐसे कॉलम जो आपके रिलेवेंट नहीं है आप उसको भी यहाँ से हटा देते हो। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली डिलीट कर देते हो। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग। और डेटा क्लीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं करने के, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं आपका जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो आपको सारा मेसी डेटा मिलेगा, उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, राइट। और जो डेटा क्लीनिंग वाली जो जो बता रहा था मैं, वो उसके लिए आपको डेटा एनालिस्ट वो करके देता है, डेटा को क्लीन करता है, डेटा क्लीन करने के बाद उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, एनालिसिस परफॉर्म करता है उसके ऊपर। एनालिसिस से वो ये निकालता है कि जो आपके डेटा का जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरह का पैटर्न है। उस पैटर्न के बेस पे आप क्या लेते हो, डिसीजंस लेते हो अपनी। डेटा एनालिसिस में क्या किया, डेटा एनालिस्ट ने क्या किया, आपके डेटा को अच्छे से एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसने बताया कि ये एक आपके डेटा के अंदर पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के बेस पे आप क्या लेते हो, डिसीजंस लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपने अपना एक नया स्टोर ओपन किया कुछ महीने पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर बैक, और अपने स्टोर के अंदर आपने बहुत सारी आइटम्स रखी। अब आपके जो स्टोर है उसके दो सेक्शंस हैं, ठीक है। आपने एक सेक्शन में मिल्क रखा और दूसरे सेक्शन के अंदर एग्स की ट्रेज रखी, ठीक है। अब जो कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है, अब उसमें कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मिल्क भी परचेज कर रहे हैं और एग की ट्रे भी ले रहे हैं साथ में, ठीक है। तो कस्टमर को क्या हो रहा है कि वो पहले एक सेक्शन से मिल्क उठाता है, दूसरे सेक्शन में जाता है, वहां से एग की ट्रे उठाता है। ये चीजें आपने बार बार नोटिस करी। अब आपने जब उसकी बिलिंग करी, अब बिलिंग से आपके पास डेटा इकट्ठा हो गया। जब आपने एक पर्टिकुलर ग्राहक की बिलिंग करी और आपने लास्ट 1 ईयर का डेटा कलेक्ट किया अपने स्टोर का, तो वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, जितने आपने बिल्स निकाले पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। अब सारे बिल्स को जब आपने एनालाइज किया तो उसके अंदर एक हिडन पैटर्न ये निकल के आया कि 90% ऑफ द कस्टमर जो दूध ले रहे हैं आपकी स्टोर से, मिल्क परचेज कर रहे हैं, वो साथ में एग्स भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक पैटर्न निकाली उसमें से कि एग और जो मिल्क की जो सेल है वो साथ साथ इकट्ठी बहुत हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, इस पैटर्न के बेस पे अब आप डिसीजन लोगे कि अब मैं सेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। अब जो मैं दोनों आइटम्स को अलग अलग सेक्शन में रख रहा था, अब उसको मैं एक ही सेक्शन में रख दे रहा हूँ, सो दैट कि जो 10% वाला जो कस्टमर मेरा छूट जा रहा है, हो सकता है कि कस्टमर आलस कर रहा हो कि दूसरे सेक्शन से जाके बोले, वो सोचता कि चलो यार मेरे को दूध तो मिल गया यहाँ से, एग मैं किसी और शॉप से ले लूंगा, वो दूसरे सेक्शन में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो दूर है। तो आपने एक पैटर्न फाइंड आउट किया कि जो लोग 90% एग ले रहे हैं मेरी शॉप से, साथ साथ में वो मिल्क भी परचेज कर रहे हैं। तो आपने उसके बेस पे डिसीजन लिया और आपने क्या किया, उन दोनों चीजों का आपस में बिल्कुल साइड बाय साइड रख दिया। अब जो लोग मिल्क उठा रहे हैं वो साथ में आपका एग की ट्रे भी उठा रहे हैं इजीली, तो उससे क्या हुआ, आपकी कंपनी की सेल इंक्रीज करके आपके स्टोर की सेल इंक्रीज कर। सो दिस इज हाउ द डेटा एनालिस्ट कैन एनालाइज योर डेटा एंड टेक द डिसीजन, राइट। सो दिस इज जॉब ऑफ डेटा एनालिस्ट। अब बात आती है जो थर्ड जॉब होती है आपकी, दैट इज डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब होती है वो सबसे हाईली पेड होती है। सबसे ज्यादा जो जो पे करती है कंपनी वो डेटा साइंटिस्ट को करती है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, ये सारा काम तो करता ही करता है जो डेटा इंजीनियर एनालिस्ट कर रहा है, साथ साथ में वो आपके मॉडल्स के ऊपर, मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर प्रिडिक्शन भी करता है। इसको मशीन लर्निंग भी आती है, मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रिडिक्शन, ठीक है। अब आपने डेटा क्लीन करके दे दिया, आपने डेटा एनालिसिस कर लिया, अब आपको उसके ऊपर क्या करना है, प्रिडिक्शंस करनी है। प्रिडिक्शन के लिए आपको डेटा साइंटिस्ट चाहिए। डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, आपको डेटा को गैदर भी करेगा, डेटा क्लीन भी करेगा और डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन भी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो आपको जो डेटा साइंटिस्ट है उसको मशीन लर्निंग भी आती है यहाँ पे। सो दैट इज वाई इसकी जो सैलरी है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट।
ठीक है, तो अगर मैं सैलरी वाइज कैटेगराइज करूं, तो फॉर एग्जांपल इसका जो बंदे का पैकेज वो 5 लाख का है। डेटा एनालिस्ट और महंगे होते हैं, वो आपको 8 लाख में मिल जाएंगे। लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट है वो सबसे महंगे होंगे, उनकी जो सैलरी हो कम से कम 20 लाख रुपए की होगी। तो आपकी जो जर्नी है वो डेटा साइंटिस्ट बनने की है, डेटा एनालिस्ट बनने की है, डेटा इंजीनियर बनने की है, ये दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है। डेटा एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स भी यूज करते हैं आजकल, जैसे पावर बीआई है या फिर टेबल्यू है। ये आजकल आपके पास बिजनेस टूल्स हैं जिसको आप डायरेक्टली ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो और डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो दोनों टूल्स हैं, इसमें से हम अपने ट्रेनिंग में हम पावर बीआई पढ़ रहे हैं, बिकॉज 90% कंपनियां पावर बीआई यूज करती हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो हम पावर बीआई के अंदर अपने डैशबोर्ड्स भी डिजाइन करेंगे। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने डेटा साइंस की जर्नी या हम क्यों कर रहे हैं इस ट्रेनिंग कोर्स को करने का पर्पस क्या है, पर्पस क्लियर है सबको? यस। यस आर्यन, you have a doubt any? You raise your hand. Kritika, yes, please ask. कृतिका अनम्यूट करो खुद को, पूछो। अदरवाइज यू कैन टाइप ऑन द चैट, चैट में भी लिख सकते हो, आई विल आंसर फ्रॉम देयर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टुडेज सेशन कि आज हम करेंगे क्या। बेसिकली मैंने यहाँ पे एजेंडे में लिखा हुआ था कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, हम बिल्कुल बेसिक्स से चलेंगे। एक बार हम मैं सिलेबस दिखा देता हूँ जो हमने पढ़ना है, मैंने शेयर भी किया हुआ है ग्रुप्स में। सो दैट इज आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिलेबस जो हमने करना है थ्रू आउट इसके अंदर। तो टुडे क्या नाम, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल एज अ डेटा साइंस की डेटा साइंस की जर्नी है क्या, डेटा साइंस होता क्या है, कौन कौन सा एरा था जहाँ पे डेटा साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, कौन कौन से रोल है डेटा साइंटिस्ट, हमने भी डिस्कस किया। लाइफ साइकिल क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं जो डेटा साइंस में यूज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा। ठीक है, ये हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटी सी स्लाइड है, 10-15 स्लाइड्स की ये टॉपिक है। ऑल दो दिस इज अ वेरी थेरेटिकल, बट ये आपको जानना जरूरी है कि आप जो काम करने जा रहे हो उसमें डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है और कितने तरीके से आप डेटा को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। सो दिस दिस थिंग विल कवर टुमारो। ठीक है, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम जो करेंगे वो वेब स्क्रैपिंग बाद में करेंगे। पहले हम एडवांस पाइथन करेंगे, क्योंकि वेब स्क्रैपिंग जब आप करते हो तो इसके अंदर पाइथन की बहुत सारी कमांड्स यूज करते हो। स्क्रैप द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट्स, तो उसके लिए आपको पाइथन का कोड लिखना पड़ता है। तो उस कोड के अंदर आपको कुछ एडवांस पाइथन लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं डायरेक्टली वेब स्क्रैपिंग करा दूंगा आपको, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कौन सी मैं पाइथन कमांड्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू द वेब स्क्रैपिंग, पहले हम पढ़ेंगे एडवांस पाइथन। उसके अंदर हम डेटा फ्रेम्स, ये चार जो मेन लाइब्रेरीज हैं आपकी, numpy, pandas, matplotlib एंड seaborn, these are the very important library in the field of data science domain and the machine learning domain। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये पूरी एडवांस लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। एक एक दिन हम हर एक लाइब्रेरी पे लगाएंगे, एक दिन हम numpy पढ़ेंगे, एक दिन pandas पढ़ेंगे, एक दिन matplotlib और एक दिन seaborn। ठीक है, तो 4 दिन में हम अपनी एडवांस पाइथन लाइब्रेरी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे वेब स्क्रैपिंग के ऊपर। तो नाउ हियर वी विल सी कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कैसे किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, मैनुअली कैसे करते हैं, ऑटोमेशन से कैसे करते हैं। सिलेनियम एक टूल है जो ऑटोमेशन पे वर्क करता है कि थ्रू द सिलेनियम यू कैन स्क्रैप द डेटा फ्रॉम एनी पर्टिकुलर वेबसाइट। तो हम यहाँ पे डेटा को स्क्रैप करना सीखेंगे। उसके बाद विल मूव टू द ईडीए, दैट इज द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, क्योंकि जब आप डेटा को क्लीन कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप ये सारी चीजें यूज करते हो, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा स्केलिंग, फीचर सिलेक्शन, फीचर रिसेक्शन, ये सब चीजें हम देखेंगे व्हेन विल इनटू द ईडीए पार्ट। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ सेशन ऑन द गिट एंड गिटहब। ये आपका 1 डे का सेशन रहेगा। बेसिकली गिट एंड गिटहब, आई डोंट नो कितने लोग यूज करते हैं गिट एंड गिटहब। एक बार लिखो ये इस पे चैट में लिखो, जो जो यूज करते हैं गिट एंड गिटहब, जो गिटहब पे अपना कोड पुश करते हैं, पुल करते हैं। राइट ऑन द चैट जो जो लोग गिट एंड गिटहब यूज करते हैं। ओके शुभम, हर्ष भी करते हैं, ओके।
ओके, आई थिंक इसके अंदर से 10-20% स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी गिट एंड गिटहब पे काम कर रहे हैं, या उनको पता है कि कैसे कोड को पुश एंड पुल किया जाता है। ठीक है। बट आई जस्ट मेक श्योर कि हर एक बच्चे की अपनी रिपोजिटरी या अपना अकाउंट हो गिटहब के ऊपर, सो दैट कि हम जितने भी रिपोजिटरीज बनाएंगे वो डायरेक्टली हम गिटहब से फेच कर सकते हैं। बेसिकली गिट इज अ प्लेस जहाँ पे आप कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो। जब आप कंपनीज में जाओगे तो आप सिंगल काम नहीं करोगे कंपनीज में, वहां पे आपके पास एक टीम होगी जिसके अंडर आप एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे। अब वो जो टीम के मेंबर्स होंगे वो अलग अलग लोकेशंस में होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आप सबका काम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपकी टीम के अंदर 5 मेंबर्स हैं, पांचों अलग अलग लोकेशन पे हैं, और पांचों के पांचों एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कैसे एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? ठीक है, या तो पेन ड्राइव ले लेके एक दूसरे के घर घूमते रहो। ठीक है। या फिर आप क्या करो, आप गिटहब का यूज करो जो आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर 90% लोग यूज करते हैं। राइट। गिटहब एक आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी है जहाँ पे आपके पास सारा जो कोड होता है आपके प्रोजेक्ट का वो वहाँ पे रखा होता है, जिसको आपकी टीम के मेंबर कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन यू डाउनलोड योर प्रोजेक्ट फ्रॉम सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ गिटहब से आप अपने सिस्टम पे लेके आते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुल करना। और जब अपने सिस्टम से आप गिटहब रिपोजिटरी पे कोड को भेजते हो तो तुम बोलते पुश करना। ठीक है। तो जो आपका मैक्सिमम काम कंपनीज के अंदर पुश एंड पुल के फॉर्म में होता है, तो किसी भी अगर आप इंडस्ट्री वाले बंदे से मिलोगे तो जनरली यही बात कर रहे होते हैं कि भाई रात को सोया था तो कोड को पुश कर दिया था। ठीक है, नहीं तो मैनेजर रात को फोन करके बोलता कि भाई जो कोड लिखा है तुमने अपडेट किया उसको पुश करके रिपोजिटरी में डालो, सो दैट कि उसको कोई और बंदा यूज कर सके। राइट। तो कंपनीज के अंदर ये पुश एंड पुल चलता है ओनली। ठीक है, तो एक सेशन हम इस पे करेंगे कि गिट और गिटहब पे कैसे आप कोड पुश एंड पुल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद हम मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स करेंगे। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हम पूरी मशीन लर्निंग पढ़ लेंगे बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट प्रोग्राम, और मशीन लर्निंग को पढ़ने के लिए अभी आपको कम से कम 6 महीने चाहिए अगर आपको पूरा मशीन लर्निंग अच्छे से सीखना है तो। सो इट्स अ 45 डेज प्रोग्राम, सो इसमें हम कुछ कवर ज्यादा नहीं कर सकते, बट आई मेक श्योर कि आपको जो मशीन लर्निंग की सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, दैट इज द रिग्रेशन एंड द क्लासिफिकेशन, उसमें से मैं आपको एक एक दो दो एल्गोरिथम करा दूंगा, जिसके अंदर हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे और मेन एसवीएम और लॉजिस्टिक, ये जो और नेव बायस भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो सारी एल्गोरिथम है आपकी सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, जिसके अंदर हम दो तरह की एल्गोरिथम पढ़ते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। एंड इन द लास्ट विल मूव टू द पावर बीआई, जहाँ पे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे पावर बीआई के अंदर, डेटा एनालिसिस करेंगे एक पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर। राइट। उसके लिए हम जो यूज करेंगे पावर बीआई यूज करेंगे। इन द लास्ट विल हैव सम स्पेशल सेशंस। इसके अंदर मैं तुम्हें एक अपने इंडस्ट्री वाला जो बंदा है, अपना जो मेरा फ्रेंड है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है डेटा साइंस के डोमेन में, उससे भी मैं एक सेशन तुम्हारा ऑनलाइन करवाऊंगा। ठीक है, सो दैट कि तुम उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि इंडस्ट्री में रियल टाइम में कैसे काम होता है, आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, या वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा आपके साथ। एक सेशन उस पे होगा। एक सेशन रिज्यूमे बिल्डिंग पे होगा कि आप अपना रिज्यूम कैसे बना सकते हो ऑन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। अगर आप डेटा साइंस के लिए जॉब के लिए जा रहे हो तो आपके रिज्यूम के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, सो दैट कि इट मेक एन इम्प्रेशन टू द इंटरव्यूअर। ठीक है। काफी बच्चों को जॉब सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि उनका रिज्यूम ही कुछ नहीं बोलता। So you should have proper projects including in your resume and how to design your resume, उसके ऊपर एक सेशन होगा। उसके बाद हम एक सेशन लेंगे 25 एआई ऑनलाइन टूल्स, जो आजकल आपके बहुत सारे एआई टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे 25 टूल है जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो या अपने वर्क को एफिशिएंट बना सकते हो। तो ऐसे कुछ 25 टूल्स के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है। थर्ड हम करेंगे चैट जीपीटी इन डेटा साइंस डोमेन। आप चैट जीपीटी यूज तो करते हो लेकिन उसको डेटा साइंस की फील्ड में कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, दैट विल लर्न इन द चैट जीपीटी इन डेटा साइंस। ठीक है। उसके ऊपर एक सेशन होगा। इन द लास्ट सेशन विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लिंक्डइन प्रोफाइल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज तक लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनी होगी, बिकॉज लिंक्डइन इज दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप प्रोफेशनली काम करते हो। जितने भी कंपनीज के बड़े बड़े एचआर हैं वो सारे लिंक्डइन पे डायरेक्टली आपको कॉल करते हैं, डायरेक्टली मैसेज करते हैं। अगर आप जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हो तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल फर्स्ट ईयर से होनी मैंडेटरी है आपकी। राइट। क्लियर है? तो ये हम स्पेशल सेशन कुछ इस पे करेंगे, तो बाय दिस फ्लो विल कंप्लीट आवर ट्रेनिंग। तो आई थिंक इसके अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे, एटलीस्ट इतना सीख जाओगे कि आपको पता होगा कि आपको सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में आने के बाद क्या करना है। ठीक है। जब आप सेकंड ईयर में आ जाओगे देन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता है, डेटा साइंस के बारे में पता है, अब आपको आगे कैसे मूव ऑन करना है, आपको डीप लर्निंग पे कैसे जाना है, आपको जनरेटिव एआई पे कैसे जाना है। ठीक है। तो ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग रहेंगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। यहाँ तक की डिस्कशन क्लियर है सबको।
यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो चैट बॉक्स में। चलो, फिर हम आज का अपना थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज जो मैंने वैसे टॉपिक्स लिखे थे कि आज हम ये पढ़ेंगे, टॉपिक डिस्कशन लंबी चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अपना पाइथन का कोड जहाँ पे लिखना है उस चीज को हम क्या करते हैं, उस नोटबुक को हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इंस्टॉल करेंगे एनाकोंडा। एनाकोंडा इज अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको बहुत सारी आईडीज मिलती हैं अपने कोड को लिखने के लिए, ठीक है। एनाकोंडा एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारी आईडीज मिलती हैं, जहाँ पे आप अपने कोड को डायरेक्ट, अगर आपको वीएस कोड के अंदर कोड लिखना है तो वीएस कोड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनाकोंडा। अगर आपको जुपिटर नोटबुक पे काम करना है, नोटबुक इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन द पार्ट ऑफ एनाकोंडा। अगर आपको स्पाइडर पे काम करना है तो स्पाइडर इज ऑल्सो आईडी जहाँ पे आप अपना पाइथन का कोड लिख के मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे एनाकोंडा को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो अगर आपके पास सिस्टम है अभी तो साथ साथ करते जाना, जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो दे कैन स्किप दैट पार्ट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गूगल पे जाओगे, यू हैव टू राइट एनाकोंडा। एनाकोंडा सर्च करोगे तो आप एनाकोंडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे मूव कर जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है, डालने को डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को स्किप कर दोगे। देन विल मूव टू द दिस पर्टिकुलर पेज। अब आपके पास दो डाउनलोड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगी, तो यू हैव टू बी डाउनलोड फॉर द विंडोज। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इसका सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एनाकोंडा का। मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा चलो, इसको इंस्टॉल, आई थिंक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सबको आती होगी। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा जस्ट आपको नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं कर रहा, ठीक है। चलो एक बार ये होने तो डाउनलोड, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स डाउनलोड ऑन योर सिस्टम्स। इसकी एक सी फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। तो आई जस्ट कैंसिल आउट। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, अभी हुआ नहीं कैंसिल। तुम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ना अपने सिस्टम के ऊपर, जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, एक सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो जस्ट आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है, वहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा, उसको नेक्स्ट 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 करते जाना। एनाकोंडा आपका इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, सर्च बार में जाओगे, देन यू हैव टू बी सर्च फॉर द एनाकोंडा नेविगेटर। तो जब इसको ओपन करोगे तो आपका एनाकोंडा स्टार्ट हो जाएगा। आई जस्ट शो यू इसका इंटरफेस कैसे दिखता है। ये ग्रीन कलर का सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है एनाकोंडा। इट टेक लिटिल टाइम टू लोड, तो काफी हैवी सॉफ्टवेयर है। ये देखो यहाँ पे आपको ये वाला इंटरफेस नजर आएगा जब आप इसका एनाकोंडा नेविगेटर ऑन करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी आईडीज हैं जिसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे वीएस कोड है, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक है, स्पाइडर है, पाईचार्म है, ठीक है। पाईचार्म बेसिकली जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जाते हो पाइथन के अंदर जो कोड लिखते हो उसके लिए आप पाईचार्म में लिखते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो बेसिकली यूज करेंगे वो अपना जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे, क्योंकि हम जो अपना पाइथन का पूरा कोड लिखेंगे वो अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से मैं जुपिटर नोटबुक को क्या कर लेते हैं, लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ से आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी अपने सर्च बार में जाके डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हो। आपको बार बार ये एनाकोंडा इंस्टॉल ऑन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली सर्च फॉर द जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ से डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक ऑन कर सकते हो।
ठीक है। तो जो आप ये नोटबुक ओपन कर लोगे तो इससे आपको यहाँ पे पाइथन का कोड लिखना है। तो इससे थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए जिन्होंने पाइथन का नहीं लिखा हो जुपिटर नोटबुक के अंदर, जिससे फेमिलियर नहीं है, तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे तो न्यू पे जाओगे, तो आप एक फोल्डर बना लोगे यहाँ पे। क्लियर है? जैसे अनटाइटल फोल्डर, इसको आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। तो फोल्डर का नाम रख लो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल समर इंटर्नशिप रख लो। ठीक है, देखिए फोल्डर यहाँ बन गया, इस पे क्लिक करोगे तो आप फोल्डर के अंदर आ जाओगे। अब फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे फाइल बनानी है, अपनी नोटबुक क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे भी जस्ट क्लिक ऑन द न्यू, न्यू पे आप पाइथन 3 पे क्लिक करोगे तो आपकी एक नोटबुक ओपन हो जाएगी, दैट इज नॉन टू बी द जुपिटर नोटबुक। ये इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। ये सेल्स की फॉर्म में होता है, जैसे जैसे आप नोट्स बनाते हो अपनी बुक के अंदर, जो आप रजिस्टर्स यूज करते हो, अगर आप उसको नोट करो तो वो सेल्स की फॉर्म में होता है, तभी इसको जुपिटर नोटबुक बोलते हैं। बिकॉज ये बिल्कुल नोटबुक की तरह ही है, आपको दिखाई देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपना पाइथन में कोड लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंट कराना है। आप इसको कोड को रन करने के लिए आप क्या प्रेस करते हो, शिफ्ट और एंटर दोनों की एक साथ प्रेस करोगे तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आउटपुट एज हेलो। ठीक है, क्लियर? अगर आपको यहाँ पे कोई हेडिंग डालनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कोड के अंदर, मार्क डाउन करके। मार्क डाउन में आप इसके अपने इसकी हेडिंग बना सकते हो। यहाँ पे आप हैश से लिखते हो, हैश फर्स्ट प्रोग्राम। तो जब आप इसका एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपके सेल की हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे कुछ कोड लिखोगे तो यहाँ पे आप इसको कोड सिलेक्ट करोगे। अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है तो आप यहाँ पे मार्कडाउन सिलेक्ट करोगे। जो हेडिंग का जो फॉन्ट होगा वो रिड्यूस कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितने हैश यूज कर रहे हो। अगर आप सिंगल हैश यूज करोगे तो हेडिंग बड़ी आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे दीपक। उससे पहले आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा मार्कडाउन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल हैश लगा देता हूँ या ट्रिपल हैश कर देता हूँ, देन यू विल सी इसका फॉन्ट साइज रिड्यूस हो गया। तो जितने आप हैश यूज करोगे उससे आपका सिंगल हैश पे आपका फॉन्ट साइज सबसे मैक्सिमम है। उसके बाद जितने आप हैश यूज करोगे आपका साइज डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे फाइल में जाके अगर आपको सबसे पहले इस फाइल का अगर आपको नाम रखना है, तो यहाँ पे जो आपकी फाइल का नेम है दैट इज अनटाइटल्ड फाइल है अभी सर जो लग। तो आप यहाँ पे फाइल लिख सकते हो अपना नाम, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के नाम से रख देता हूँ यहाँ पे। तो देखोगे आपकी जो फाइल का नेम है दैट इज फर्स्ट के नाम से यहाँ पे आ गया। अब इस फाइल को डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप इसको किसी भी फॉर्मेट में जाओ तो उसको ऑप्शन में आप इसको चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पी वाई इज अ पाइथन एक्सटेंशन, IPY इज योर जुपिटर नोटबुक एक्सटेंशन। अगर मैं इसको यहाँ से इस फॉर्म में डाउनलोड करता हूँ तो आपकी यहाँ पे देखो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसका एक्सटेंशन क्या है, IPYNB, दैट इज अ पाइथन नोटबुक। NB स्टैंड फॉर नोटबुक। तो किसी भी फॉर्मेट में अगर आप चाहो तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक्सटर्नली अपनी कोई नोटबुक है, आप उसको यहाँ पे लेके आना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, जब इस पे क्लिक करोगे तो कहीं अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है आपकी तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा सेट, एग्जाम्पल कोई फाइल नहीं, चलो एनी हाउ कि जो भी आप डेटा सेट यहाँ से अपलोड करना चाहो तो यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है, उस फाइल को पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करो और वो फाइल आपके जुपिटर नोटबुक के अंदर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है?
तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द जुपिटर नोटबुक। आप जो सारा प्रोग्राम लिखोगे अपना वो यहीं से लिखोगे। ठीक है। तो जो जो लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट करोगे वो यहीं करोगे, डेटा सेट जो हम लेके आएंगे वो यहीं से लेके आएंगे और यहीं पे डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर नोटबुक से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। तो जुपिटर नोटबुक इस प्लेटफॉर्म जो हम पूरी ट्रेनिंग में यूज करेंगे। ठीक है। सो दिस इज अ सेकेंड एजेंडा। हमने एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन देख ली है, हमने जुपिटर नोटबुक देख लिया, हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट। जस्ट वेट। ना थर्ड वन विल सी अबाउट द वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर आपको एनाकोंडा के अंदर अपना खुद का एनवायरनमेंट सेट करना हो तो वो आप कैसे सेट करोगे? सबसे पहले देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है और उसकी जरूरत आपको कहाँ पे पड़ेगी। अगर आप जब एनाकोंडा ओपन करोगे तो साइड में एक एनवायरनमेंट नाम का एक ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली हम जो एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं वो क्रिएट किस लिए करते हैं, क्योंकि हमने जो अपना, फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पहले मैं इसका एनवायरनमेंट को ओपन कर दे रहा हूँ। जो बाय डिफॉल्ट आपका एनवायरनमेंट है दैट इज अ बेस एनवायरनमेंट। बेस एनवायरनमेंट के अंदर आप देखोगे बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, वो आपकी पांडास की खुद की लाइब्रेरीज है। ठीक है, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज पांडास, इसके सॉरी पांडास कह रहा हूँ, एनाकोंडा की है। ठीक है। तो जब आप अपने कोई प्रोजेक्ट बनाते हो जुपिटर नोटबुक के अंदर, उसके अंदर जो जो आप लाइब्रेरीज यूज करते हो जो आपके प्रोजेक्ट में यूजफुल है, ठीक है, आप सिर्फ उन्हीं लाइब्रेरीज का यूज करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने बेस के अंदर जो आपका बेसिक्स एनवायरनमेंट है उसमें अगर आपने बनाया अपने प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद उस प्रोजेक्ट को क्या करोगे, उसको डिप्लॉय करोगे सर्वर के ऊपर। ऑब्वियसली आपका जो प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो यही है कि अपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको सारी दुनिया यूज कर सके। इसका मतलब उसको पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा किसी न किसी सर्वर के ऊपर। तो जब अपने प्रोजेक्ट को आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हो इन द बेस रूट एनवायरनमेंट, तो वो क्या होता है, जब वो आप उसको डिप्लॉय करते हो तो सारी की सारी जितनी लाइब्रेरीज हैं एनाकोंडा की, वो सारी की सारी लाइब्रेरी जो आपकी यूज हुई हैं या यूज नहीं हुई है प्रोजेक्ट में, वो सारी की सारी सर्वर पे अपलोड हो जाती हैं। तो इट मेक्स अ वेरी हैवी एनवायरनमेंट ऑन द सर्वर, क्योंकि जो लाइब्रेरीज आपको नहीं चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए वो भी आपके हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो, आप खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। खुद के एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एडवांटेज ये है कि खुद के एनवायरनमेंट में आप सिर्फ वही लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हो जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है ओनली। तो जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी उसको आप जब सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो उस सर्वर के ऊपर सिर्फ वही लाइब्रेरीज डिप्लॉय होंगी जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल है। तो अननेसेसरीली आप इतना सारा जो लाइब्रेरीज हैं कोंडा एनाकोंडा की वो सारी की सारी आप सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करते हो। इसलिए आप क्या बनाते हो, खुद का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। राइट। ये समझ में आ गया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते क्यों है? यस, ये इतना क्लियर है कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट क्यों कर रहे हैं। ओके। अब देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना कैसे है आपको खुद का। इसके लिए आप क्या करते हो, सर्च बार में एनाकोंडा नेविगेटर ऑन करते हो। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट कमांड लाइन आप ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं वैसे। आप यहाँ से भी डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। ठीक है, ये एक जीयूआई इंटरफेस है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम कमांड लाइन से करते हैं। तो हम कमांड लाइन से देखेंगे अपना एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं कमांड लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते जाना। द कमांड इज कोंडा क्रिएट हाइफन हाइफन नेम। अब अपने जो एनवायरनमेंट का नाम आप रखना चाहते हो आप, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि आपको आपके एनवायरनमेंट का नाम होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के नाम से हो देते हैं, प्रोजेक्ट वन। ठीक है, आप एंटर करोगे यहाँ पे तो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसने देखो बोला कि एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड डन। अभी ये वो पूछेगा आपसे कि आपको प्रोसीड करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे आप यस प्रेस करोगे, वाई प्रेस करोगे तो हैव टू बी प्रोसीड। अब आपका एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो गया है लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड लिखनी पड़ेगी, कोंडा एक्टिवेट प्रोजेक्ट वन, जो भी आपके एनवायरनमेंट का नाम है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कोंडा एक्टिवेट
प्रोजेक्ट 1। देखो आप पहले कौन से एनवायरनमेंट में थे, आप बेस एनवायरनमेंट में थे। जैसे आपने अपने वाले एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किया तो यह स्विच टू द, आप अपने एनवायरनमेंट में आ गए। बेस से सीधा स्विच कर गए अपने प्रोजेक्ट वाले एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका होगा। यस, देखिए प्रोजेक्ट के नाम से एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो सारी की सारी यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट यहाँ पे फुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपने एनवायरनमेंट बनाया है, अब इसके अंदर ये ब्लैंक एनवायरनमेंट है आपका। इसके अंदर आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। देखो आप, जब मैंने इसके प्रोजेक्ट पे किया तो यहाँ पे इस समय कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, ब्लैंक एनवायरनमेंट है। अब इसके अंदर आपको अपनी लाइब्रेरी जो प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज करने वाले हो, जो भी लाइब्रेरीज पाइथन की, उसको आप मैनुअली यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हो। इसका मतलब सिर्फ वही वाली लाइब्रेरी यहाँ पे आएंगी जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इवन अगर आपको जुपिटर नोटबुक भी अपने एनवायरनमेंट में ओपन करना है तो आप उसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको जुपिटर नोटबुक को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने इस नए एनवायरनमेंट के अंदर। तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं, वो कमांड विल सी ऑन द कमांड और जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ से वो कमांड हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। यस, एनाकोंडा की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। ये दिस इज अ कमांड, कोना इंस्टॉल एनाकोंडा कॉलन कॉलन जुपिटर। मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट इट हियर एंड व्हेन एंटर। देखो अभी ये जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है इसके अंदर। इट विल टेक फ्यू टाइम्स। यस, पूरा जुपिटर नोटबुक आपका इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। तो कंटिन्यू के लिए यस मांग रहा है, आई प्रोसीड विद यस। इसकी जो सपोर्टिंग फाइल है वो इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ से। इट टेक्स लिटिल टाइम टू download all the supporting file for the Jupyter Notebook. Once it will install, so we are ready to use the Jupyter Notebook under the environment of Project One. So wait for a few minutes. Once we'll install with Jupyter Notebook, then we'll see कि Jupyter Notebook को हम यूज कर पा रहे हैं, लेकिन Jupyter Notebook के अंदर और जो लाइब्रेरीज हैं उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने उसको भी इंस्टॉल नहीं किया अपने खुद के एनवायरनमेंट के अंदर। राइट।
हो गया। सो इंस्टॉल कंप्लीशन हो गया। अब यहाँ से मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ। अब जो हमारा ऑन होगा वो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर ऑन होगा। देखो यहाँ से जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया। यहाँ से यहाँ पे जाके अब डायरेक्टली फिर क्या अभी जो हमने किया था अब एक अपने फाइल सेलेक्ट कर ली, नोटबुक सेलेक्ट कर ली। नाउ यू कैन यूज दिस जुपिटर नोटबुक। हैंग हो गई। यस, यहाँ से अगर आप यूज करना चाहो तो प्रिंट शिफ्ट ऑन्टर एंटर से विल गेट द रिजल्ट। बट यहाँ पे देखो एक चीज करके दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अब मैं पाइथन की कोई और लाइब्रेरी चलाना चाहूँ तो वो नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट numpy एस एनपी, ये सबने पढ़ी होगी जो numpy लाइब्रेरी है आपका। देखो जब मैंने इसको इंपोर्ट किया अपने एनवायरनमेंट के अंदर तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि इस नाम का कोई मॉड्यूल नहीं है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि हमने अपने एनवायरनमेंट के अंदर ये जो हमने अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाया है इसके अंदर अभी हमने क्या नहीं किया, numpy को इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे एंड यू विल राइट हियर होंडा इंस्टॉल। यहाँ पे जाके दोबारा क्या लिखोगे, कोंडा इंस्टॉल numpy। या फिर डायरेक्टली अगर आप यहाँ से जुपिटर नोटबुक में इसको इंस्टॉल करना चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए जो हम कमांड लिखते हैं, दैट कमांड इज अ पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, इसके आगे आप क्या लगा देते हो, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। या फिर अगर आप डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इसको इंपोर्ट करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस एनवायरनमेंट में हो, ये आपकी नोट इंस्टॉल लाइब्रेरी जो आपकी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल नहीं है तो यू कैन सर्च हियर डायरेक्टली numpy। ठीक है, तो numpy से रिलेटेड जो भी ये आपकी लाइब्रेरी है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इसको और अप्लाई करोगे तो ये आप लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो जो जो लाइब्रेरी आपको चाहिए यहाँ से वो आप डायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको पांडास को इंस्टॉल करना है यहाँ पे तो यू कैन सर्च हियर फॉर पांडास। तो पांडास वाली देखो ये वाली लाइब्रेरी आ जाएगी, इस पे क्लिक करो, अप्लाई, एंड अप्लाई होती है आपके एनवायरनमेंट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन यू कैन यूज इन योर जुपिटर नोटबुक। ठीक है, क्लियर है। सो इफ यू वांट कि अगर आपका आपका आपने जो प्रोजेक्ट बनाया अपने एनवायरनमेंट में वो बन गया, आपने लाइब्रेरी से यूज कर ली है, नाउ इफ यू वांट टू डिलीट दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके रिमूव का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। राइट, तो यहाँ से रिमूव करोगे तो एनवायरनमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो थोड़ा टाइम लगेगा रिमूव होने के लिए बिकॉज जितनी फाइल हमने इंस्टॉल की वो सारी सारी डिलीट होंगी यहाँ से। इट विल टेक लिटिल टाइम टू रिमूव आउट। सो दैट इज हाउ यू आर सेटिंग अप योर वर्चुअल एनवायरनमेंट, कि आप अपने खुद का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हो। आई होप क्लियर है सबको। ओके, सो हेलो, आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट
वी डिस्कस अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक में। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं सो दैट ये आपको नजर आए। नो नेक्स्ट विल मूव अबाउट द कैगल। कैगल हम कल पढ़ेंगे क्योंकि कैगल पे आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो इट्स नॉट टाइम राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट द कैगल। कैगल को मैं कल डिस्कस करूंगा क्योंकि ये आधे घंटे का सेशन रहेगा इसके ऊपर। तो कैगल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने डेटा सेट को डाउनलोड करते हैं। मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको रफली। तो जितने भी हम डेटा सेट यूज करेंगे वो हम कैगल से ही उठाएंगे, जस्ट ओनली फॉर द प्रैक्टिस। तो कैगल.com करके देयर इज अ वेबसाइट जहाँ पे आपको बने बनाए डेटा सेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप डेटा सेट पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे डेटा सेट आपको बने बनाए यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे आप कैगल का यूज कर सकते हो। डायरेक्टली कैगल से ही आप अपनी जुपिटर नोटबुक की तरह एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हो और यहीं पे कोड को डायरेक्टली इंस्टॉल कर से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो विल डिस्कस अबाउट द कैगल बाय टुमारो। ठीक है, लास्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज फॉर द गूगल कोलैब। गूगल कोलैब इज अनदर प्लेटफॉर्म। गूगल कोलैब आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक टू जुपिटर नोटबुक। जैसे हमने जुपिटर नोटबुक अपनी लोकल होस्ट पे अपने मशीन पे इंस्टॉल किया, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन एक्सेस चाहते हो किसी नोटबुक का तो गूगल प्लेटफॉर्म इज दैट प्लेस। गूगल कोलैब इज दैट पेज जहाँ पे आप डायरेक्टली कोड को ऑनलाइन रन कर सकते हो। सिमिलर है बिल्कुल आपका, जैसे आपको नजर आता है। गूगल कोलैब की खास बात यह है कि जो भी नोटबुक आप यहाँ पे बनाते हो वो आपकी वो आपकी ड्राइव पे जाके सेव होता है डेटा सारा। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे नोटबुक बनाओगे वो डायरेक्टली आपकी गूगल ड्राइव से लिंक होता है। तो जब आप नई न्यू नोटबुक क्रिएट करते हो यहाँ पे तो वो डायरेक्टली आपके ड्राइव पे जाके सेव होता है डेटा। लेकिन जो आप जुपिटर नोटबुक से काम करते हो वो आपका डेटा सारा का सारा लोकल मशीन पे ही सेव होता है आपका। सारा सिस्टम वही है, सब कुछ वही देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली अपने कोड को लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक जो बेसिक डिफरेंस आता है आपके जुपिटर नोटबुक में और गूगल कोलैब के अंदर, वो डिफरेंस आता है आपका डेटा सेट के ऊपर। देखिए यहाँ पे आउटपुट वही आ गई सेम। ठीक है, अपना फाइल का नाम चेंज करना चाहो यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर सकते हो आप। कॉस्ट करके लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बता रहा था कि ओनली डिफरेंस जो है गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक के अंदर यही है कि इसके अंदर आपको जीपीयू की फैसिलिटी मिलती है। जब आप रन टाइम में जाओगे ना, चेंज रन टाइम करोगे अपने यहाँ पे, तो आपको बहुत ऑप्शंस नजर आएंगे यहाँ पे। लाइक कि आपको बाय डिफॉल्ट सीपीयू से काम करने को मिल रहा है। थ्री लैंग्वेजेस पे काम करता है गूगल कोलैब, पाइथन पे, आर पे और जूलिया पे। आर इज अ लैंग्वेज विच इज यूज फॉर द स्टैटिस्टिकल पर्पज के लिए। अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हो तो आप आर लैंग्वेज का यूज करते हो। जूलिया इज एडवांस लैंग्वेज टू द पाइथन। जूलिया के अंदर जो पैकेजेस हैं वो पाइथन से ज्यादा हैं। ऑल्दो अभी इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन आने वाले 3-4 सालों में हम जूलिया पे स्विच कर जाएंगे फ्रॉम पाइथन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका अगर आप देखोगे प्रोसेसर जो देखोगे वो सीपीयू है। लेकिन अगर आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है, लाइक इमेजेस का डेटा है, ऑडियो वीडियो का डेटा है, तो वो डेटा मैंने बताया था उस पर आप सीपीयू पे रन नहीं करते उसको, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रन ऑन द सीपीयू एंड एक्यूरेसी विल गोज डाउन। ठीक है, तो उसके लिए आपको जीपीयू चाहिए होते हैं। तो आपको देखो गूगल क्लाउड में बाय डिफॉल्ट जीपीयू का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप जीपीयू परचेज नहीं कर सकते बिकॉज जीपीयू जो कॉस्टिंग होती है वो कई लाखों में होती है ना। 5-6 लाख का एक जीपीयू आता है, सस्ते से सस्ता। तो अगर आप उसको परचेज करके नहीं कोड एग्जीक्यूट करना चाहते तो गूगल का लैब आपको एक फैसिलिटी दे रहा है जो क्लाउड प्लेटफॉर्म क्लाउड सर्विस है आपकी। तो आप यहाँ से डायरेक्टली जीपीयू को सिलेक्ट करके अपने सेव करके अपने जो डेटा सेट है आपका, इमेजेस का डेटा सेट है या कोई भी डेटा सेट है, उसको यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो इजीली। बस ओनली एक सिंगल यही एडवांटेज है आपकी गूगल के लैब की एज कम्पेयर टू द जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ये आपका क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है कि आपका सारा जो डेटा है वो सारा क्लाउड पे ही काम कर रहा है। सो दिस इज ओनली सिंगल एडवांटेज ऑफ यूजिंग गूगल कोलैब। तो आपके पास तीन ऑप्शन है अपने कोड को लिखने के, या तो जुपिटर नोटबुक पे आप काम करो, या फिर आप गूगल कोलैब पे काम करो, या फिर आप कैगल के नोटबुक के ऊपर काम करो। तो तीनों ही जगह आप अपने काम करके अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो कैगल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, तो उसका जो रहेगा वो कल का रहेगा सिस्टम। क्लियर।
So that's it from the today's class. We have studied about the introduction, why we are learning this particular summer training program. और इसके अंदर हम बेसिक्स हमने जो पढ़ा कि आपको काम करने के लिए कौन कौन से एनवायरनमेंट चाहिए, कौन कौन सी नोटबुक चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। एनाकोंडा इंस्टॉलेशन देखा उसके अंदर हमने, ठीक है, उसके ऊपर काम करना ट्राई किया। सो कल से जो हम पढ़ेंगे, हम आपका प्रॉपरली जो आपका ट्रेनिंग वाला मॉड्यूल है, दैट इज फर्स्ट द इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, वो मॉड्यूल हम कवर करेंगे और कैगल के बारे में जानेंगे। कैगल के पर डेटा सेटअप कैसे बना सकते हो, कैसे खुद की नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज यहाँ तक का हमारा काम हो गया है।